नमस्कार साथियों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आर एस जंक्शन पर। तो करंट अफेयर्स पर हम आज चर्चा करने वाले हैं और इस दौरान अपना ये पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे, जिसमें जुलाई माह जो है उसके पूरे जो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक जो पर्यावरण मुद्दे रहे इम्पोर्टेंट, उन पर हम बात करेंगे। तो अगर आप आर एस 2025 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है और काफ़ी मदद आपको ये करने वाला है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारी इस कक्षा की हमारे पहले इम्पोर्टेंट बिंदु के साथ, जो है एनिमल डिस्कवरीज 2023 रिपोर्ट। तो दोस्तों, हमारा जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसके अधीन एक हमारा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान है, जो हमारे जो विविध वन्य जीवों की प्रजातियां हैं, पक्षियों की प्रजातियां हैं, उनकी गणना करता है, उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। और 109वें स्थापना दिवस पर ये रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई है। तो भारत अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश जो है यहाँ से बन गया है। ठीक है, तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये पूछ सकता है आपको कि रिपोर्ट का नाम क्या है, या फिर पूछ सकता है किसने जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत ने 1,04,561 प्रजातियों को शामिल किया है और एक जीवों की सूची जारी की है। इसमें जो हमारे स्थानिक, जिनको हम बोलते हैं एंडेमिक जो जीव होते हैं, जो केवल यहीं पर पाए जाते हैं, संकटग्रस्त या एंडेंजर्ड जीव, और शेड्यूल्ड जो प्रजातियां हैं, मतलब जिनको हमने हमारे अनुसूची के अंदर जो है इंक्लूड कर रखा है, उन सभी को यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है वो है राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौता। तो BBNJ, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, ये एक एग्रीमेंट है वर्ल्ड लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, और हाल ही में हमारा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके द्वारा इस समझौते पर भारत के हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी गई है। मतलब अब भारत भी जो है इस समझौते का हिस्सा बन जाएगा। अगर इस समझौते की बात करें तो पिछले साल मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर सहमति हुई थी और सितंबर 2023 से इसको खोला गया ताकि जो भी पार्टीज़ है वो इस पर साइन कर दें और वो इसमें सम्मिलित हो जाएं। ठीक है, तो अब ये समझौता किससे जुड़ा है, तो उसके लिए हमें दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक तो राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्र क्या होता है, उसको हमें समझना पड़ेगा। तो वैसे तो सभी देश अपने अपने क्षेत्र में जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के बाहर का क्षेत्र। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं, खास करके जो हमारे समुद्री संसाधन हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे वैश्विक क्षेत्र हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जैसे कि नेविगेशन, ओवरफ्लाइट मतलब उनके ऊपर से होकर के गुजरना, पनडुब्बी केबल्स बिछाने या फिर पाइपलाइन बिछाने के लिए खुले हुए हैं। मतलब सभी देश जो है इनका उपयोग कर सकते हैं। इन्हें हम बोलते हैं हाई सीज। तो एक शॉर्ट में इनका नाम क्या होता है, हाई सीज। मतलब हमारी जो ज्यूरिडिक्शन होती है, ठीक है, हमारे जो राष्ट्रीय क्षेत्र होते हैं उनके भी बाहर जाकर के, जैसे हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, उससे भी बाहर का जो क्षेत्र होता है जिस पर किसी देश का कोई अधिकार नहीं होता, सभी देश उसको उपयोग कर सकते हैं, ऐसे ये क्षेत्र हैं। BBNJ समझौता या फिर हाई सीज संधि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज, इसके ऊपर एक संधि है। मतलब ये जो BBNJ समझौता है ये एक प्रकार की संधि है जो किसके अंतर्गत आता है, हमारे UNCLOS के अंतर्गत। UNCLOS क्या होता है उस पर भी मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य देश की सीमाओं से परे महासागर में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण पर चिंताओं को दूर करना, इन्हें दूर करने का काम ये करता है। तो अब हमने बात कर ली BBNJ समझौते पे, अब हम बात करते हैं कि ये जो UNCLOS है ये क्या है। तो IAS के एग्जाम में भी इस पे प्रश्न पूछा गया था 2019 में। ठीक है, इसमें UNCLOS एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, बहुत से सम्मेलन हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, उसी में से एक ये था 1982 में हुआ 10 दिसंबर को, और 16 नवंबर 1994 को इसको लागू किया गया था। इसका उद्देश्य है कि कुछ नियम बनाए जाएं ताकि समुद्री जो क्षेत्र है उसमें हमारे पर्यावरण का संरक्षण भी हो सके और जो समुद्र के संसाधन हैं उनका बेहतर तरीके से सभी देशों के बीच में खुले रूप से उपयोग किया जा सके। तो
हमारा जो राष्ट्रीय अधिकार से परे क्षेत्र होता है जिसको महासागरीय तल या सी बेड कहते हैं, ठीक है, उस क्षेत्र में खनन की गतिविधियां या फिर पेट्रोलियम की गतिविधियां, बहुत से रिसोर्सेज हमारे यहाँ पर होते हैं, ठीक है, तो उन सभी की गतिविधियों को नियमित करना इसमें सम्मिलित है। और इसके अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय सी बेड प्राधिकरण को भी स्थापित किया गया है और वही जो है इन सब चीज़ों को देखता है, इन सभी गतिविधियों को नियमित करता है। 160 से भी ज़्यादा देश अभी तक इसके जो है हिस्सेदार बन चुके हैं, इसमें सम्मिलित हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी के लिए आरएस जंक्शन पर लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में हमने अपना फाउंडेशन कोर्स भी शुरू कर दिया है जो आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन हमारे एप्लीकेशन के थ्रू या फिर हमारी जो वेब पोर्टल है उसके थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा 25 अगस्त से हमने आपके अगले पूरे एक साल की तैयारी को ध्यान में रखते हुए आपकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए एक टेस्ट सीरीज शुरू की है, ठीक है। और अभी जन्माष्टमी पर जो कि ऑफर अवेलेबल है, तो जन्मा 30 इस कोड के साथ में आप सीधा 30% डिस्काउंट में से मात्र 12,500 रुपये में अवेलेबल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। 52 टेस्ट आपके होने वाले, जिनमें से 26 प्रीलिम्स के और 26 मेंस के अल्टरनेटिव संडे को, मतलब पूरे साल भर आप अपनी तैयारी को बनाए रख सकते हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट में। ऑनलाइन के लिए आप हमारी एप्लीकेशन, जबकि ऑफलाइन के लिए हमारे सेंटर को आप विजिट कर सकते हैं, जिसका लोकेशन भी आपको दिया हुआ है, या ऐप डाउनलोड करने के लिए आप इस स्कैन को कीजिए QR कोड को, या फिर आप हमसे बात भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक पर। तो एनवायरमेंटल का अगला मुद्दा रहा आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल। आप सभी जानते हैं कि कोप 26 अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ 26 2021 में आपके ग्लासगो में हुआ था, और उसी दौरान हमारे प्रधानमंत्री ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट करके एक मिशन लाइफ की शुरुआत की थी, जिसमें हमारे पर्यावरण को केंद्रित करते हुए जीवन जीने के दृष्टिकोण को बदलाव करना, मतलब व्यवहारिक स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर हम जो है ऐसी प्रैक्टिसेस को अपनाएं जो कि पर्यावरण को संरक्षित करें। और उसी के अनुरूप बहुत से अलग अलग संस्थान भी काम कर रहे हैं। तो IIT दिल्ली जो है उसने आइडियाज़ फॉर लाइफ नामक एक पहल को शुरू किया है जो पर्यावरण अनुकूल व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। तो आपको खाली ये ध्यान रखना है कि किसने शुरू किया है और ये किससे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सिंपल सा एक टॉपिक चर्चा में रहा जुलाई में, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों एक और समझौता जिस पर हाल ही में भारत और ताइवान के बीच में जो है समझौता हुआ है, वो है जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट, या MRA बिटवीन भारत एंड ताइवान, इंडिया एंड ताइवान। तो 9th वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड मीटिंग ये नई दिल्ली में हुआ था 8 जुलाई को, और उसी में हमने जो है इस समझौते को लागू किया है। तो ताइवान के साथ ये हुआ, ये याद रखना है। इसमें क्या होगा, इसके अंतर्गत हम जैविक उत्पाद जैसे कि चावल, प्रसंस्कृत खाद्य, हरी काली और हर्बल चाय, औषधीय पौधों के उत्पाद, इन सभी को ताइवान को निर्यात कर सकेंगे, और इसके अलावा ताइवान से भी ऐसे उत्पादों को हमारे यहाँ पर प्राप्त कर सकेंगे। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बहुत चर्चा में रहा था पिछले साल सितंबर में, जब हमारे यहाँ पर G20 सम्मेलन की अध्यक्षता हम कर रहे थे, ठीक है। 9 सितंबर 2023 को ये समझौता अलायंस बना था। इस अलायंस को जो है बहुत से देशों, जिसमें अमेरिका, ब्राज़ील, इटली, अर्जेंटीना, सिंगापुर, ठीक है, बांग्लादेश, मॉरिशस और UAE के नेताओं ने भारत के साथ में, भारत की पहल के रूप में जो है लॉन्च किया था। ये क्या है? दरअसल दोस्तों वर्तमान में हम सभी जो हैं गैर फॉसिल फ्यूल्स जो है, नॉन फॉसिल फ्यूल्स की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं, और इसी क्रम में जैव ईंधन को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये सभी देशों को, ऐसे संगठन जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे ऐसे इंडस्ट्रीज जो बायोफ्यूल से जुड़े हुए हैं, उन सभी को लाएगा एक साथ में, और ये सब मिल करके और इसके उत्पादन को बढ़ावा देंगे। मतलब अब हमारे पेट्रोल में ज़्यादा से ज़्यादा एथेनॉल जैसे बायोफ्यूल मिश्रित हों, और उनका उत्पादन भी बढ़े, टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो सके, और छोटे देशों को इसमें मदद मिल सके, वो सारे काम होंगे, जिसमें क्षमता का सृजन करना, ठीक है, तकनीकी सहायता प्रदान करना, पॉलिसी या लाइसेंस साझाकरण करना, प्रौद्योगिकी प्रगति और हितधारकों की विस्तृत भागीदारी को बढ़ावा देना, ये सारे काम इसमें सम्मिलित होंगे। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले समय में हमारी ऊर्जा संरक्षण को लेकर, और जो क्लाइमेट चेंज को जो एड्रेस करना है उसको लेकर के। अगर हम बात करें भारत की,
तो भारत आज प्रोडक्शन कैपेसिटी बना चुका है 12.4 बिलियन लीटर की, ठीक है। अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो हम 3% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इंडिया, यूएस और ब्राज़ील तीनों मिलकर के 85% ग्लोबल एथेनॉल प्रोडक्शन में योगदान करते हैं। यूएस 55% के साथ लीड कर रहा है, जबकि 27% के साथ ब्राज़ील सेकंड नंबर पे है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मक्का जो है उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, और मक्का उत्पादन का ही लाभ ये लोग ले पाते हैं, ठीक है। भारत में अगर हम बात करें तो ग्रेन बेस्ड अगर बात करें तो ये $4.3 बिलियन है लीटर है, जबकि मोलासेस बेस्ड जो डिस्टिलरीज है हमारे पास में वो 8.1 बिलियन लीटर्स कवर कर रही है। इंडिया E20 फ्यूल पर काम कर रहा है, मतलब हमारा जो E20 फ्यूल है वो 20% एथेनॉल के मिश्रण को सम्मिलित करता है, और अब हम E25 की ओर भी बढ़ रहे हैं। अभी 1350 आउटलेट्स पर हम ये दे पा रहे हैं। आने वाले 2025 तक हम नेशन वाइड कवरेज की बात कर रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि हम 2040 तक 25% ग्लोबल एनर्जी डिमांड को पूरा करने का भी काम करने वाले हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में भारत की भागीदारी बढ़ रही है, और भारत की पहल के रूप में ये आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके बढ़ावा देने का प्रयास भी करेगा। दोस्तों, ODF प्लस चर्चा में रहा। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने जो है बताया कि भारत में अब 5.5 लाख से ज़्यादा गांव ODF प्लस हो चुके हैं। ODF प्लस क्या है तो आप सभी जानते हैं, स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था 2014 में महात्मा गांधी की जयंती को 2 अक्टूबर को, और 2019 में इसका पहला चरण पूरा हुआ। इसके बाद में हमने 2019 में ही इसके दूसरे चरण को मंजूरी दी, जो कि 2024 में अक्टूबर तक पूरा होने की बात उसमें कही गई है। इसमें हमने ODF से आगे बढ़ते हुए, अर्थात ओपन डिफेक्शन फ्री विलेजेस से आगे बढ़ते हुए ODF प्लस गाँवों की बात की, जहाँ पर न केवल हम कुशल तरीके से जो है शौचालयों का प्रयोग करें, बल्कि इसके साथ साथ जो भी अपशिष्ट हमारा आ रहा है उसका बेहतर तरीके से प्रबंधन करें। तो खुले में शौच की प्रथा समाप्त करने के साथ साथ बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन, ये है ODF प्लस। एक कदम आगे बढ़ते हुए शौचालयों का प्रयोग, ताकि बाहर खुले में शौच ना हो, और प्लस जो भी हमारा कचरा घरों से निकल रहा है, चाहे वो तरल हो या ठोस हो, उसका बेहतर मैनेजमेंट करें, और उसको हम जो है या तो एनर्जी प्रोडक्शन में या बेहतर तरीके से उसका निस्तारण करने का काम करें। इसके लिए अलग अलग गांवों की श्रेणियां हैं, जिसमें एक आकांक्षी गांव है जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिसमें अपशिष्ट संग्रहण हो गया और उसका निस्तारण हो गया। उभरते हुए गांव या राइजिंग गांव न केवल ठोस बल्कि उसके साथ साथ तरल अपशिष्ट जो ग्रे वाटर है उसका भी मैनेजमेंट करते हैं। और आदर्श गांव जो है वो दृश्य स्वच्छता और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन को सुनिश्चित भी करते हैं, और लोगों के बीच में जागरूकता को भी बढ़ावा देते हैं। तो ये तीनों कैटेगरी एक एडवांस कैटेगरी से एक के बाद एक, मतलब अगर गांव एक एक करके इन शर्तों को पूरा करता है तो वो आगे बढ़ते हुए इस तरह से मानक प्राप्त कर पाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 हाल ही में प्रकाशित हुई 22 जुलाई 2024 को। तो पूछेंगे आपसे प्रश्न, किसने प्रकाशित की? प्रकाशित की है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने, ठीक है। तो याद रखना, ये FAO खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार वर्तमान समय में पूरे विश्व में 4.1 बिलियन हेक्टेयर भूमि पर वन है, और कुल भूमि का 31% है, जो मानक 33% से 2% कम है। अगर शीर्ष देश देखें तो अमेरिका, कनाडा, रूस और चीन ये दुनिया के वन क्षेत्र का 54% धारण करते हैं। चूंकि इनके पास क्षेत्रफल भी ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली इनके पास में वन क्षेत्र भी ज़्यादा होगा। इनके अनुसार वनों की कटाई की दर तो धीमी हो गई है, लेकिन जलवायु परिवर्तन से ज़्यादा जुड़े हुए खतरे अभी भी बन रहे हैं। मतलब कटाई में हमने जरूर कमी की है, लेकिन फिर भी हमें और इसको बचाना होगा। 1990 से लेकर 2020 तक 420 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि उपयोग के लिए परिवर्तित हो चुकी है, जो रेजिडेंशियल या फिर उद्योगों के लिए या कृषि के लिए काम में ली जा रही है। रिपोर्ट में अगर बात करें तो वैश्विक वन वृद्धि में चीन और ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है, जबकि भारत तीसरे स्थान पर है। मतलब हमने इस पूरे 2010 से 20 के बीच में लगभग 2,66,000 हेक्टेयर वन जोड़ करके तीसरा स्थान प्राप्त किया। मतलब भारत लगातार इसमें अपना अच्छा योगदान दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, CBAM पूछ लेगा आपसे, सीधा सीधा पर्यावरण से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्या है? तो एक टैक्स प्रणाली है, और ये यूरोपीय संघ द्वारा लगाई जा रही है। तो यूरोपीय संघ द्वारा जलवायु परिवर्तन से लड़ने और यूरोपीय व्यवसायों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए लगाया जा रहा है। किस पर लगेगा? उन सभी देशों पर लगेगा जो यूरोपीय संघ से बाहर के हैं, ठीक है,
और जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जैसे कि लोहा और इस्पात, सीमेंट और एल्यूमिनियम और उर्वरक। तो ऐसे उत्पाद जो इन उद्योगों से तैयार हो रहे हैं बाहरी देशों के द्वारा, और अगर वो देश ज़्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कर रहे हैं तो उसी अनुपात में उन पर ये टैक्स लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो यूरोपीय देश की कंपनियां हैं वे कम उत्सर्जन करते हुए जो है क्या करती हैं, उत्पादन करती हैं, तो उनके उत्पाद महंगे होते हैं। ऐसे में उनके उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए जरूरी है कि बाहर से आने वाले उत्पाद जो ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हुए कम रेट में उपलब्ध होते हैं उनसे बराबरी की जा सके। तो उस चीज को देखते हुए कार्बन सीमा समायोजन तंत्र यूरोपीय संघ द्वारा शुरू किया गया है, उसके द्वारा इसे लागू किया गया है। अब बात करते हैं जलवायु वित्त वर्गीकरण के बारे में। दोस्तों 23 जुलाई 2024 को जब केंद्रीय बजट आया तो इस बार बजट में जलवायु वित्त वर्गीकरण की पहल को शुरू किया गया है। मतलब अब हमारा एक वर्गीकरण इसमें हम पेश करेंगे। इस रणनीतिक बदलाव के माध्यम से जलवायु अनुकूलन और शमन के लिए धन की उपलब्धता को बढ़ाना है, ताकि हमारे जो भी क्लाइमेट प्लेज हैं, ठीक है, या फिर जो भी हम हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ावा कर रहे हैं उसको हम बेहतर तरीके से कर सकें। तो एक व्यवस्थित ढांचा बनेगा जो अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे क्षेत्रों को वर्गीकृत करेगा जिनमें निवेश को हम संधारणीय निवेश बोलेंगे, और बैंक और जो निवेशक हैं उनको ये डायरेक्शन दिए जाएंगे कि आप लोग इन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से वित्त की व्यवस्था उपलब्ध करना सुनिश्चित करें, ताकि हमारी जलवायु परिवर्तन की जो योजनाएं हैं, चाहे वो सोलर के अंदर निवेश हो, चाहे वो पर्यावरण में वृक्षारोपण और वन रोपण को बढ़ावा देने से जुड़े कार्य हों, चाहे वो स्वच्छता मैनेजमेंट से जुड़े हुए कार्य हों, या वो नई टेक्नोलॉजीज़ जो हमारे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है उनमें निवेश हो, उन सभी को बढ़ावा अगर देते हैं तो वो जलवायु वित्त में आएगा। और ऐसे वित्त को बढ़ावा देने का काम यहाँ पर हमारे बैंक और निवेश संस्थान करें, उसको हम यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों ये आज के हमारे करंट अफेयर्स थे, उन पर हमने चर्चा की। आगे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान समसामयिकी का वार्षिकांक भी हमारा उपलब्ध है, जो 2024 के पहली जो अर्धवार्षिक है, मतलब जनवरी से जून तक के पूरे करंट अफेयर्स को कवर करता है, और हिंदी और इंग्लिश में आपके नज़दीकी स्टोर पर ये उपलब्ध है। इसके साथ में आपको राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पूरी की पूरी ऐसी की ऐसी भी फ्री अवेलेबल हो रही है। तो आज ही आप इसको अपने नज़दीकी स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। इससे पहले दोस्तों मैं आपको जो है बता चुका हूँ राजस्थान के करंट अफेयर्स की हमारी क्लास हो चुकी है, जो कि आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारी प्लेलिस्ट में। इसके अलावा हमने गवर्नमेंट स्कीम जो नेशनल लेवल की है वो भी हमने कवर कर लिया, और ये तीसरा वीडियो हमारा था जिसमें हमने पर्यावरण को भी कवर कर लिया है। अगले वीडियो में हम आपको जो डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी हमारी बातें हैं उनको कवर अप करने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि उसका बेनिफिट आपको मिल सके। चलिए विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।